भारत के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, ये आज हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि हमें प्रोग्राम में जॉइन किया है इस्लामाबाद से आरज़ू काज़मी साहिबा ने। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है आरज़ू साहिबा। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाती हैं, काफ़ी एनिमेटेड डिबेट्स होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करती हैं रिपब्लिक चैनल पर ख़ास तौर से। तो आज आपसे कुछ हट के बात की जाए। आरज़ू साहिबा, हिंदुस्तान को आप किस तरह से देखती हैं? हमारे मुआशरे को किस तरह से देखती हैं? हिंदुस्तान को मैं हरगिज़ दुश्मन नहीं समझती। सबसे पहले जो हमारे अक्सर पैनलिस्ट समझते हैं और बात भी करते हैं। हाँ, हमें ज़रूर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनसे हमें ज़रूर प्रॉब्लम हो सकता है या हम उसके अगेंस्ट बात कर सकते हैं, जो उन्हें भी होता है, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा होता है। और क्योंकि हम आप जानते हैं अरविंद कि हम हिंदुस्तान से ही निकल कर यहाँ आए हैं, तो हम उससे अलग कभी भी नहीं रह सकते। एक कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है वो रहता है और कुछ ना कुछ ज़ाहिर है हमारी ज़बान एक जैसी है, हम हमारे लिबास एक जैसे हैं, खाने एक जैसे हैं, यहाँ तक कि ट्विटर पे जो लोग गालियाँ लगाते हैं वो भी एक ही जैसे। तो वो हमारा सोचने का अंदाज़ एक जैसा है, हम यूरोपियंस की तरह नहीं सोच सकते, हमारा कल्चर भी बहुत मिलता है जिसमें पेरेंट्स का ख्याल रखना और सारा कुछ आपको मालूम है कि होता है। तो मैं बहुत अच्छी नज़र से देखती हूँ और मुझे हिंदुस्तान के लोग भी बहुत पसंद हैं और बस ये कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ से भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और बाद दफ़ा वहाँ से बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पाकिस्तानियों को बुरा लग जाता है, चाहे वो कश्मीर का इश्यू हो या कुछ भी। लेकिन ये कि एक जैसे लोग हैं और अच्छा रहता है, थोड़ा-सा एनर्जी भी रहती है, लड़ते-झगड़ते अपना लाइफ गुजर रही है और बहुत अच्छा लगता है और आई विश के बॉर्डर्स तो चले हैं मगर वीजा पॉलिसीज जो हैं वो थोड़ा-सा इजी करें दोनों गवर्नमेंट्स और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और टूरिज्म देखिए दुबई जो है यूएई इतना ज्यादा कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने टूरिज्म के बेस पे। तो भारत में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो पाकिस्तानी देखना चाहेंगे और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे ऐसी जगह आप तो आ चुके हैं पाकिस्तान, आप जानते हैं कि लोग आना पसंद करेंगे और लोगों से मिलना भी पसंद करेंगे और दूसरा वर्कशॉप्स भी होनी चाहिए जिसमें चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे स्टूडेंट्स हो। तो कब तक लड़ते रहेंगे जी, बहुत साल हो गए, थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए हमें। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और मैं भी अपने जो व्यूज़ हैं, वो आपके जैसे ही मेरे भी ख़्यालात हैं। मैं ये लोगों को बताता चलूँ कि डिस्पाइट ऑफ हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया क्या कहता है या पाकिस्तानी किस तरह से बात करते हैं हमारे बारे में अपने टीवी चैनल्स पर बैठ के, जब कोई इंसान पाकिस्तान जाता है, तो जब कि आपके यहाँ पे किसी को पता चल जाए कि वो आने वाला शख्स, सामने वाला जो है वो हिंदुस्तान से है, तो ऐसा नहीं है कि सारे उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं या कुछ और। लोगों में एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की कि हिंदुस्तान कैसा है और वो जिनके पेरेंट्स माइग्रेट करके आए हैं, वो ख़ास तौर से आपसे सवालात पूछते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद यहाँ से आए, वो शहर के बारे में बताएँ, उन गलियों के बारे में बताएँ। तो एक बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही कि लोगों से मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तभी ये तमाम जो गलतफ़हमियाँ हैं, ये खुद ब खुद दूर होंगी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर भी अगर आप आएँगी, आपके जैसे न जाने कितने और पाकिस्तानी हैं जो आना चाहेंगे, तो आपके साथ में कोई बुरा बर्ताव किया जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। लोग एक-दूसरे को डिस्पाइट ऑफ कि हमारी गवर्नमेंट्स के दरमियान में मीडिया के बीच में एक वॉर की सिचुएशन है, उसके बावजूद अगर आप आम लोगों से मिलें, तो वो एक-दूसरे को बड़ा प्यार से मिलते हैं और ये मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। हम ये सुनते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं भारत के मुसलमानों को लेकर। आपके क्या कंसर्न्स हैं, क्या रिज़र्वेशंस हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान में जब भी बात की जाती है इंडियन मुस्लिम्स की, तो अक्सर लोग जो हैं वो चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या मीडिया के लेवल पर हो, तो वो नेगेटिव ही बात की जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी परफेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं
उनको बहुत सी शिकायतें हैं जो इंडियन मीडिया उठाता रहता है टाइम टू टाइम, और पाकिस्तान को उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि ना लोगों को शिकायत होगी, ना ही कोई हमें पॉइंट आउट करेगा। इसी तरीके से अगर मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम है वहां पर इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट को और लोगों को चाहिए कि उस चीज को सॉल्यूशन निकालें उसका कुछ, ताकि कोई दूसरा पॉइंट आउट ना कर सके। और परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजोरिटी के साथ भी अक्सर प्रॉब्लम्स होती ही है। तो ये कह देना कि कोई भी कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, वो अपनी माइनॉरिटीज को 100% सब कुछ दे देगी, वो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं इवन मेजोरिटी को भी शिकायत होती है। हमें थोड़ा सा जो है वो एक अपने आप में काम करने की जरूरत है, भारत को अपने साथ के वो अपने लोगों को ऐसा रखे कि उनको कम कंप्लेन्स हो। चाहे वो अभी आप देख रहे हैं कि जो उनके यहाँ फार्मर्स का इशू चल रहा है, तो उसको पाकिस्तान लेकर और उस पर बहुत बात हो रही है। और इसी तरीके से पाकिस्तान में अक्सर माइनॉरिटीज के इश्यूज होते रहते हैं, और उस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ खास नहीं कर पा रही। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हम बात करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सिर्फ हम कोई बुरी बुराई में बात कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए बात होती है ताकि उस चीज को ठीक किया जा सके, चाहे दोनों देशों में से किसी में भी हो रहा हो। एक वो चीज अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक अपनी ख्वाहिश बताएं भारत के मुसलमानों को लेकर, कि जिसमें आप चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई तब्दीली हो। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि क्योंकि मेरी कई पैनलिस्ट जो हैं इंडियन, उनसे बात हुई है और बहुत से ऐसे हैं जो मुस्लिम्स भी हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि एजुकेशन के ऊपर खास तौर पे काम हो, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं इंडिया के, वो बाकी सब अपनी जगह, लेकिन वो जो एजुकेशन है उसमें बहुत पीछे हैं। और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो हाई एजुकेशन में जाते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम आबादी जो है वो और अपने आप को जो है वो छोटा महसूस करती है, और उन्हें जॉब्स में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इनको फोर्स करें, इनको पुश करें कि ये एजुकेशन की तरफ ज्यादा जाए। हाँ, एजुकेशन का तो मसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत के अंदर आप क्या समझती हैं कि मुसलमानों के पीछे रहने में तालीम याफ्ता ना होने की वजह, क्या वहाँ की अक्सरियत आबादी ने उनको कम पुश किया है, या उनकी तरफ से आप समझती हैं कि कोई कमियां रह गई हैं? दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें। ऐसा भी है कि हो सकता है कि उनको इतने ज्यादा फैसिलिटीज ना मिलती हो। एक ज्यादा आबादी जो मुस्लिम्स की है इंडिया में, ज्यादा परसेंटेज वो काफी गरीब हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एजुकेशन पे जाएं, और बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं इनके। तो एक रीजन ये भी है, और दूसरा ये कि खुद भी अगर आप एक बच्चे को जो है, अगर तीन चार बच्चों में से एक अगर नहीं बड़ा बच्चा स्कूल जा रहा सही से या आगे एजुकेशन नहीं ले रहा, तो बाकी बच्चे अपने आप ही स्लो हो जाते हैं। तो मुस्लिम्स की अपनी भी गलती है कि उन्होंने कोशिश नहीं की बहुत ज्यादा कि वो आगे जा सके, पढ़ाई में आगे जा सके, जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन अगर इसी चीज को हम दूसरे तरफ देखें कि अगर बाकी की जो मेजोरिटी है इंडिया में, तो वो काफी अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, आईटी फील्ड में बहुत आगे, हमेशा से मैं कहती हूँ वो रहते हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा नहीं है जो होनी चाहिए। हाँ, कुछ हद तक आपका इल्ज़ाम ये भी दुरुस्त है कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो, जिसके हेड अजीम प्रेमजी हैं, आईटी जाइंट हैं वो, और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी अपनी सर्विसेज देते हैं। भारत में जो मुस्लिम हैं उनका लिटरेसी रेट 57% है। तो कोई कह सकता है कि हाँ, यहाँ की मेजॉरिटी अवाम ने, हिंदुओं ने, मैं सीधा सीधा होकर कहता हूं कि उनको पढ़ने के वो मौके नहीं दिए जो कि देने चाहिए थे। तो पाकिस्तान को अगर उस कंपैरिजन में देखें, तो आपके यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो तो तकरीबन 53% है। तो वहां तो मुसलमान अक्सरियत में है, वहां पर किताब उठाने किसे किसने रोका था?
बिल्कुल, मैं आपसे यही बता रही हूँ कि जो मुसलमान हैं उनकी अपनी खुद की भी गलती है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी जो ब्लेम है वो गवर्नमेंट को जाता है या मेजॉरिटी को जाता है। मुस्लिम्स खुद भी इसमें पीछे हैं। ना सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो आपको शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसे हम खड़ा कर सकें। और अगर हमने किया भी था तो वो डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिनको हमने यहाँ पे काफिर डिक्लेयर कर दिया और क्या कुछ उनके साथ किया, या जैसे परवेज ऊद भाई हैं, हम उस लेवल के कोई भी एजुकेशनिस्ट या कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान को मजहब से बाहर निकल के काम करने की जरूरत है। हमारे हाँ, ये है पाकिस्तान में, ये वीक पॉइंट है। पाकिस्तान का नेगेटिव पॉइंट है कि वो हम सारे वक्त मजहब मजहब करते रहते हैं। बाकी दुनिया कहीं से कहीं निकल गई, हम एक दूसरे को काफिर बनाने में मसरूफ हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम फील्ड ही या हम रास्ता ही गलत सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, तो वो हमें गलत जगह पे ही पहुंचाएगा। अगर हमने एजुकेशन को सेलेक्ट किया होता, अगर हम दुनिया के साथ चले होते, तो आज हम भी बांग्लादेश की तरह और दूसरी इस्लामिक कंट्रीज जो आगे निकल गई हैं उनकी तरह कहीं ना कहीं पहुंच गए होते। लेकिन पाकिस्तान में भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत हमारी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ जो है वो मुल्ला माफिया है, जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। और पढ़ाई हमारे यहाँ जो है वो, अगर कोई पढ़ लिख रहा है तो वो बाहर है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली है और कुछ पढ़ाई कर ली है तो वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो फौरन ही निकल के अमेरिका या यूरोप पहुंच जाता है। और फिर वहां से बैठ के वो कहते हैं जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए, पाकिस्तान में वो होना चाहिए। तो भाई आप लोग यहाँ रहेंगे, आपके जैसे लोग यहाँ पर होंगे जितने जिन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की है, जो हाईली एजुकेटेड है, तभी तो आप चेंज करेंगे। बाहर बैठ के बात करना कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, कोई कनाडा में है, कोई यूके में है, कोई अमेरिका में, आपको पता है, आप बहुत से लोगों को जानते हैं जो बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये कि बाहर से बात करना आसान है। आपकी अगर हिम्मत है तो आप पाकिस्तान में रहकर उस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत तो मैं कहती हूँ, कुछ 1% ही सही, कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तालीम पर बात चली है और आपने जहाँ से बात को शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि सारा का सारा जो ज़ोर है अगर इसी के ऊपर दिया जाए, तो पाकिस्तान की जो तकदीर है वो रातों रात बदल सकती है। मैं आपको थोड़ा-सा तारीख में लेकर जाना चाहूँगा। 1830 के अंदर जब अंग्रेज़ इस बरे-सगीर के अंदर नया तालीमी निज़ाम लेकर आया और उसने कहा कि हम यहाँ पे नई-नई यूनिवर्सिटियाँ बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है, वो आपको देना चाहेंगे। तो हिंदुओं ने कहा, "भई, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, जितना पैसा होता है हमारा ज़्यादातर।" उस ज़माने में लोग एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगियाँ बेस्ड थीं। तो उन्होंने कहा, "उसका बहुत बड़ा जो चंक है, जो हिस्सा है, वो तो हम टैक्सेस में ले लेते हैं।" तो उन्होंने कहा कि, "ठीक है, आप अगर खोलते हैं, तो हम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँगे।" तो 1830 में जब अंग्रेज़ ने ये नया एजुकेशन सिस्टम वो लेकर आए, तो हमारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिया। ठीक उसी वक़्त बंगाल के अंदर तकरीबन 8,000 उलमाओं ने मुश्तरका फ़तवा दिया कि ये जो तालीमी निज़ाम है, ये कुफ़्र की अलामत है और इससे मुसलमानों के बच्चों को दूर रहना चाहिए। अब होता ये है कि उस महज़ 40-45 साल के पीरियड में सर सैयद लिखते हैं अपनी किताब में, हमने ये देखा कि भारत के अंदर पब्लिक सर्विस के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो लेस देन 1% यानी 1% से भी कम हो गए हैं एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इट। और वो दिन है और आज का दिन है, ये जो ज़वाल है तालीम को लेकर मुसलमानों में, ये मुसलसल जारी है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि भारत में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 57% है। हिंदुओं ने हो सकता है उनको नहीं पढ़ने दिया या मौके फराहम नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान में तो किसी ने हाथ नहीं रोका था, वहां तो 4% और भी कम है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो पढ़ना चाहता है उसको भारत के अंदर हो या पाकिस्तान में या कहीं और, उसको कोई नहीं रोक सकता। हमारे एक प्रेसिडेंट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, हमारा मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो भी एक मुसलमान ही थे। बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों ने कोशिश करी, जिन लोगों ने मेहनत की, वो तो जी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़कर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर्स बने, आईपीएस के जो ऑफिसर्स होते हैं, और साइंटिस्ट बने बड़े-बड़े। जो मेहनत नहीं कर सके, वो चाहे अमीरों के बच्चे क्यों ना हो, तमाम फैसिलिटीज के बावजूद वो पढ़ते नहीं हैं।
वो तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो आर्गुमेंट है ये ठीक नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, तो मैं सोचता हूँ अंग्रेजी के अखबार हैं कुछ, लेकिन अंग्रेजी के न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल नहीं है। डॉन शुरू हुआ था, उसके बाद में वो बंद हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत सारे चैनल्स हैं इंग्लिश के अंदर। आप जाती रहती हैं उनके ऊपर डिबेट में। तो मैंने पाकिस्तान में भी जाके लोगों से पूछा कि बताएं क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि अरविंद, ये एक फिजिबल मॉडल नहीं है, लोग नहीं देखना चाहते, इसलिए डॉन ने शुरू किया अंग्रेजी में, एंड आफ्टर ऑल उनको फिर उर्दू में ही उसको चेंज करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पे अंग्रेजी जबान से और इस तालीम से मुसलमान थोड़ा सा पीछे हैं। तो आप क्या समझती हैं, क्या वो कदम उठाने चाहिए जिससे कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरे बड़े सगीर के जो मुसलमान हैं वो इस मॉडर्न एजुकेशन को अपना लें? देखिए अरविंद, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे न्यूज के चैनल सिर्फ मेरे ख्याल है 2 या 3 है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन डॉन ने शुरू किया था, बिल्कुल वो भी बंद हो गया। यहाँ पे लोगों को हमें आसानी की आदत पड़ गई है कि जो बच्चे हैं, मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, तो जो कार्टून्स आते थे वो हम इंग्लिश में ही देखा करते थे, और बहुत कुछ हमने स्कूल के अलावा वो जो कार्टून फिल्म्स होती थी या जो बच्चों के शोज होते थे इंग्लिश में, उससे हमने सीखा, और जैसे कहते हैं आगे आगे हमने वो लैंग्वेज चलाई। लेकिन अब हर चीज डब करके आती है, और हर चीज में जो है वो उर्दू में डब कर देते हैं, बच्चे को सीखने को ही नहीं मिलता कि वो सुने और उसकी आदत पड़े उसको। जिन्होंने एक अपना माइंडसेट बना लिया है, अगर डॉन ने शुरू किया था तो उनको इस चीज से हटके काम करना चाहिए था कि उन्हें टीआरपी चाहिए या उनको कमर्शियल्स चाहिए। इससे जब तक हटके काम नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने यहाँ पे जो है पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान को बिल्कुल ही मुल्ला माफिया ने जो है इसको एकदम ही खराब कर दिया है, और यहाँ पे ना कोई पढ़ाई की बात करता है, ना कोई इंग्लिश की बात करता है, बल्कि और उल्टा ये कहा जाता है कि क्या हो क्या, चाइना के प्रेसिडेंट भी तो इंग्लिश नहीं बोलते। हर चीज में हम हमारे से चाइनीज जबान ज्यादा सीखी जा रही है और इंग्लिश नहीं सीखी जा रही। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि वहां पे बात करनी पड़ेगी, और आना भी चाहिए। पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर बजट भी सबसे कम होता है, जबकि बाकी चीजों में बजट ज्यादा होता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप बजट को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन में कुछ भी नहीं उन्होंने रखा होता। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कोई तालीम से मना किया है, इस्लाम में बहुत ज्यादा कहा गया है कि तालीम हासिल करो। यहाँ तक कहा गया है कि चाहे उस जमाने में जब हुजूर अकरम का जमाना था, तो उस जमाने में कहा गया कि चाहे चीन जाना पड़े, क्योंकि उस वक्त तक चीन ही डिस्कवर हुआ था, अमेरिका तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो वो भी बड़ा दूर पड़ता था, तो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि चीन भी जाना पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत इसको एक तरफ कहना चाहिए निग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है कि आप देखते ही हैं कि कभी एक मौलवी जो है वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं रोड के ऊपर बैठ के, और कभी कुछ, और हर दूसरे हर दूसरे इंसान को कह देते हैं कि जिसने ब्लास्फेमी लॉ के जरिए उसको मारने की बात हो रही होती है। तो ये सब जहालत है, ये सब लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसको मैं कहूंगी। लेकिन इसको करेगा कौन? हालांकि आप अभी जो इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, तो आपको मालूम है कि वो तो बहुत वेल एजुकेटेड है। मगर प्रॉब्लम ये अभी आती है कि मैं अक्सर अपने जो हमारे सीनियर हैं उनसे पूछती भी हूँ कि बहुत ज्यादा लोग हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान से और दूसरी कई जगहों से बड़े बड़े सरदार और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ऑक्सफोर्ड तक से पढ़कर आ जाते हैं, हम्म। लेकिन माइंड सेट वही रहता है उनका, जो कबायली होता है, वो चेंज नहीं होता। यानी अगर तालीम उनको बदल नहीं रही, तालीम उनको कुछ अच्छा सिखा नहीं रही, तो सिर्फ डिग्री लेने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई कोई फायदा नहीं है। अगर मैं डिग्री ले लूं कहीं से भी, ऑक्सफोर्ड से, उसके बाद भी मैं कहूं कि नहीं ये वाजिबुल कत्ल है और फलाने को मार देना चाहिए, तो फिर क्या क्या फायदा उस तालीम का? तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है पाकिस्तान में, जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, और कहाँ-कहाँ, क्योंकि पैसा है, आपको ऑब्वियसली इसमें भी पैसा चाहिए होता है एजुकेशन के लिए भी आपको। हर जगह वो गए, हर जगह से पढ़ लिख कर आए सब कुछ, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आए, फिर वही बातें, उसी तरह की चीजें। तो ये चीज मैं अभी तक खुद भी समझ नहीं पाई, तो मैं आपको कैसे समझा पाऊंगी?
ठीक कह रही हैं आप। पाकिस्तान के अंदर वो तबका भी है जो एचएसएन लम्स में पढ़ता है, लेकिन जब वो ही मुल्क के हुक्मरान बनते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि वही तालीम दूसरों को भी दी जाए। इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जी, आज से 3-4 साल पहले उनसे बात हो रही थी। तो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है। मुझे कहने लगे कि अरविंद भाई, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा और जब मैं शुरू में मैंने अपनी जो तालीम है वो एक मदरसे से ली। बाद में जैसे जैसे आगे गया मैंने और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे लिए। मगर यूनिवर्सिटी तक आते आते तो मुझे वहां पे हिंदी में या अंग्रेजी में बात करने में बड़ी तकलीफ होती थी। और चूंकि वो उत्तर भारत में थे और मदरसे में तालीम उन्होंने ली थी, तो ज्यादातर उनके जो लफ्ज थे वो उर्दू के ही बोल पाते थे। वो कहते हैं कि लोगों से इंटरेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया था। वो कहते हैं उर्दू से तो फिर भी काम चल जाता, मगर अंग्रेजी में हाथ बड़ा तंग था। खैर, खूब मेहनत करी और अपने लिए अच्छी खासी नौकरी उन्होंने हासिल कर ली। फिर वो कहते हैं उस दिन मैंने तय किया कि अपने बच्चों को मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊंगा। तो वो कहते हैं कि माशाल्लाह आज मेरा जो बेटा है वो डॉक्टर है, और जो मेरी बेटी है वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। फाइन आर्ट्स के अंदर वो अपनी आगे कोई अपना करियर बनाना चाहती है। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है आपकी। तो मैंने कहा कितना अच्छा होता साहब अगर जो तालीम आपके बच्चों को मिली है वही अगर सभी के बच्चों को, तमाम लोगों को अगर वही तालीम मिली होती। तो कहने लगे हाँ ये बात तो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने कहा ये जो बच्चे मदरसे में हैं इनको भी वही तालीम मिलनी चाहिए जो आपने अपने बच्चों को दी है। तो वो कहने लगे ला हौल विला कुव्वत, कैसी बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। वो कहने लगे कि अगर ये हाफिज कुरान ना बने तो फिर हमारे यहाँ पे जो नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आपको हाफिज कुरान ही होना जरूरी है। वो तो कोई भी पढ़ा सकता है, इतना इतना तो मैं भी दीन को समझता हूँ। तो वो कहते नहीं नहीं आप ऐसी बातें ना करें। तो मैंने कहा कि जो ख्वाब आप अपने बच्चों के लिए देखते हैं वो ख्वाब दूसरे के बच्चों के लिए भी देखें। अपने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर चाहिए और दूसरे के बच्चे हाफिज कुरान चाहिए। मैंने कहा ये मुनाफकत आपको छोड़नी पड़ेगी। और यही इस सोसाइटी का जो अलमिया है वो ये है। मैं कभी कभार सोचता हूँ आरजू साहिबा कि वो कौम जिसकी मजहबी किताब में जो सबसे पहला लफ्ज है इकरा, वो इतने बेइल्म हुए तो हुए कैसे। आप क्या समझती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही, जैसे जिनका आप बता रहे थे कि अगर ये हर किसी को पढ़ा देंगे, हर किसी को उसी लेवल पे ले जाएंगे, तो इनके जूते कौन सीधे करेगा। ये किसको अपना नौकर बनाएंगे, ये किसको अपना मोहताज बनाएंगे। यहाँ पर ये बहुत कॉन्सेप्ट है। आपको ये बड़े बड़े वडेरे और बड़े बड़े जागीरदार जो पाकिस्तान में हैं, ये इसलिए भी आगे नहीं आने देते अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, कि फिर तो वो इनकी जो कहना चाहिए करप्शन और जो इनके तरीके हैं वो समझ जाएंगे तो इनको वोट नहीं डालेंगे। वो इनके लेवल पे आके बात करेंगे, वो इनकी गलत बात को गलत कहेंगे। तो ये चीज यहाँ पे ये नहीं होने देना चाहते, इसी वजह से ये अपने लोगों को आगे नहीं लाते। और जो जिस इलाके से भी इलेक्शन लड़ता है या लड़कर आगे आता है, वो उनको उनके अपने लोगों को आगे नहीं लाने आने देता। यानी उनको उतनी ही रोटी देगा कि कल वो फिर उनसे मांगे। उनके घर में इतनी रोटी नहीं होगी कि वो कल के लिए जो है वो अपना सर उठा के चले और कह के जी आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज ये कि तालीम जो होती है वो बेसिकली इंसान का दिमाग जो है उसको खोलने के लिए होती है कि आप बेहतर सोच सकें, आप बेहतर रिएक्ट कर सकें, आप बेहतर तरीके से सोसाइटी में लोगों के साथ सलूक कर सकें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो उस तालीम का क्या फायदा। मुझे तो बहुत से ऐसे लोग भी मिले हैं अरविंद, जिन्होंने इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं की हुई, लेकिन वो हर मजहब की इज्जत करते हैं, वो हर इंसान की इज्जत करते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, उनके लिए सब बराबर हैं। और वो हर एक की मदद करना चाहते हैं और अच्छे काम करना चाहते हैं। जो मैं कहती हूँ, जो कुछ इस्लाम में कहा गया है कि कम मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को धोखा ना दो, किसी को तकलीफ ना दो, सबके साथ अच्छे रहो, वो सारी चीजें यूरोपियंस कर रहे हैं, हम उनमें से कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से जब ये लोग अगर सबको आगे आने देंगे, जो जो लोग इनके मोहताज हुए हैं, तो इनको फिर कौन सरदार कहेगा, इनका फिर कौन सुनेगा। लेकिन वही है कि तालीम हासिल करके भी ये इस जगह पर है, और बहुत से ऐसे लोग जिनके अपने इलाके के हैं, उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, वो उनसे बहुत आगे, बहुत बेहतर सोचते हैं हर एक के लिए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बात है। और ना सिर्फ ये, हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आपको बैठे हुए नजर आते हैं,
आप इनके इलाकों में चले जाएं कभी, आप मत बताएं कि आप कौन हैं। आप अब बिल्कुल ऐसे निकल जाएं, आप इन्हीं के जैसे शलवार कुर्ता और चादर वादर लेकर, आप हैरान हो जाएंगे इनके रवैये देखकर। इनकी तस्वीरें आती रहती है, कभी ये बैठे हुए हैं, पीर बने हुए हैं, ऐसे जो है जमा हो रहे हैं इनके। क्यों वो लोग क्यों इनके जूते सीधे कर रहे हैं? जी। क्यों दूसरा इंसान इनके इनके बराबर नहीं है? ये खुद ऐसे करते हैं इसलिए कि इनके बाप दादा, इनकी नस्लें यही करती आ रही हैं। इनको आदत पड़ चुकी है कि ये अपने से नीचा ही हर एक को देखना चाहते हैं। ये यहाँ पे एक माइंडसेट है जो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसे 100 साल में भी बदल सके। आरज़ू काज़मी साहिबा, क्या आप समझती हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हुकूमत चाहे और आपकी एस्टेब्लिशमेंट चाहे, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। एक बुनियादी काम जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को वो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, आज भी अगर कर लें तो बहुत अच्छा होगा उस मुआशरे के लिए, कि पाकिस्तान में से मिडिल क्लास जो है वो करीब-करीब वाइप आउट हो चुकी है। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैंने लेंथ एंड ब्रेड्थ जाके पाकिस्तान को देखा, मुझे मिडिल क्लास कहीं दिखाई नहीं देती वहाँ पर। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि 1950 में हमारे यहाँ पे जैसे लैंड रिफॉर्म्स आए, वही लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान आज वक़्त की ज़रूरत है? एक प्रोग्राम में देख रहा था, नदीम मलिक जो आपके टेलीविज़न एंकर हैं, वो जहांगीर खान तरीन का इंटरव्यू कर रहे थे। तो उनसे पूछते हैं कि तो बताएँ तरीन साहब, सुना है आपके पास 30-35 हज़ार एकड़ ज़मीन है, इतनी इतनी ज़मीन के काश्तकार हैं। तो वो कहते हैं नहीं इतने का तो नहीं हूँ, हाँ 25-28 के करीब का मैं काश्तकार हूँ। 25-28 हज़ार जो है एकड़ का। तो अब आप सोच के देखें, मैं तो सोच रहा था यार इस आदमी के पास इतनी इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि ये कह सके नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि 25,000 एकड़ जमीन का काश्तकार है। व्हाट डू यू फील, लैंड रिफॉर्म क्या वक्त की जरूरत है? तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब इतना इंसाफ अगर ना कर सकें, उन गरीबों में अपनी जमीनें तकसीम ना कर सकें जो आज तक लोग उनके मुजारे जा रहे हैं। ये वर्ड शायद आप ना समझ पाए, उर्दू स्पीकिंग है इसलिए। बाकी पंजाब में किसी से पूछें जो किसी और की जमीन पर काश्तकारी कर रहा होता है, उसको मुजारा कहते हैं जी। तो क्या आप समझती हैं कि इमरान खान साहब को इतना काम तो करना चाहिए? नहीं जी, मैं बिल्कुल पंजाबी भी समझ लेती हूँ, मुझे पता है मज़ारे का क्या मतलब होता है। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। जिसके लेफ्ट राइट हर तरफ जो है वो चाहे वो राइट साइड हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, इसके साथ ही सारे इस तरह की माफिया बैठी हुई हो, जहांगीर तरीन खान जैसी और शाह महमूद कुरैशी टाइप की, या इसी तरह के सारे जमींदार साथ बैठे हों, जिनकी ज़मीनें हैं और जो पीरी-फ़कीरी करते हों, वो कैसे हिम्मत कर सकता है चेंज लाने की? भाई अगर मेरे घर का बिल अगर कोई दे रहा हो, मेरे घर में राशन कोई डाल रहा हो, मेरे लिए गाड़ी कोई दे दे, क्या मैं पलट के उसको बोल सकती हूँ कि आप तो ये ज़मीनें छोड़ दें या ये आप लोगों में बाँट दें या आप चोरी ना करें? मैं तो कभी नहीं कह सकती। एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मैं उसका दिया हुआ खा रही हूँ। तो इमरान खान साहब कैसे कर सकते हैं? वो इन सब का दिया हुआ खा रहे हैं, इतना बड़ा घर लेके बैठे हुए हैं बनी गाला में, कोई काम-काज उनका है नहीं और एक से एक फर्स्ट क्लास उनकी सारी फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई हैं। तो ऑब्वियसली इन्हीं लोगों से ना, कौन-सा आम आदमी आपको हमारी पार्लियामेंट में नज़र आता है? एक मुझे बता दें, कोई नहीं है। जब तक आम आदमी पार्लियामेंट में नहीं आएगा, आम आदमी जो है इन लोगों से कैसे ये ज़मीनें छुड़वाएगा? जो लोग खुद ये चीज़ें पकड़ के बैठे हुए हैं, जो लोग खुद ये ज़मीनें लेके बैठे हुए हैं, आप उन्हीं से कैसे कह सकते हैं कि जी छोड़ दो? वो तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, एस्टेब्लिशमेंट भी इसी तरह से है। हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट के पास भी बहुत ज़मीन अक्सर स्कैंडल्स निकलते रहते हैं, कभी किसी का, कभी किसी का। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो लोग खुद उस चीज़ में पड़े हुए हों, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई चेंज लेकर आएँगे? और आम आदमी को मैंने आपको बता दिया, मिडल क्लास आपको अच्छा पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि मिडल क्लास खत्म होती जा रही है, खत्म हो चुकी है। मिडल क्लास पाकिस्तान में अब नहीं है। अब या तो अपर क्लास रह गई है या फिर लोअर क्लास है। मिडल क्लास को तो इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये चीज़ यानी एक आदमी खुद ही जो चोरी कर रहा है, उसे आप कहेंगे कि चोरी ना करो, तो वो आम आदमी को ही आने नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर। वो बाहर ही रहेगा, वो उसे यूटिलिटी बिल और जो है राशन में ही फँसा के रखेंगे, उसके बच्चे की एजुकेशन और फीस में ही उलझा के रखेंगे।
ये काम तो मतलब उनके ना कहते हैं पॉलिटिक्स 2 तरह के लोगों की होती है। एक उनके लिए जिनके पास खाने की कमी ना हो और दूसरी उनके लिए जिनके पास खाने का कोई कुछ भी ना हो। उनको कोई मसला ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो क्या जाएगा। लेकिन जो क्लास बात कर सकती है, वो उलझा के रखा है इन्होंने उसको, फँसा के रखा है कि जी वो काम करे, यूटिलिटी बिल्स दे, ये करे, वो करे। और जो जो सारे ज़मीनें पकड़ के बैठे हैं, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी और इस तरह के सारे लोग, चाहे वो ज़रदारी साहब हों, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? इतना बड़ा दिल तो किसी का नहीं है इनमें से कि ये लोग जो है एक डैम तो बना नहीं सकते अपने पैसों से। ये किसी की मदद तो कर नहीं सकते। अभी कोरोना के टाइम पे क्या नहीं कर सकते थे, ये लोग के इधर उधर कटोरे लेके घूम रहे थे पूरी दुनिया में। अगर सिर्फ अपनी ही जेबों से पैसे निकाल देते तो यहाँ पे हर एक घर में राशन आ जाता। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो पैसा बाहर रखा हुआ है और लाने को तैयार नहीं है। और फिर कहते हैं पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। नहीं, आप इन इन चोरों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये यहाँ पे रहकर और कुछ बेहतर करेंगे। ऐसा ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ सकता। आई डोंट थिंक इमरान खान साहब भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि वो तो खुद इन लोगों का दिया खा रहे हैं। ये कैसे आवाज कैसे निकालेंगे वो?